दोस्तों यूपी के औरैया से जो दिल दहला देने वाला मामला हम सभी के सामने आया है, क्या थी पूरी कहानी और क्या क्या हुआ था और कुछ नए तथ्य भी इस कहानी में सामने आए हैं, कुछ नए एंगल्स भी। उस पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस। दोस्तों 5 मार्च 2025 को एक शादी होती है दिलीप और प्रगति की। दिलीप एक बहुत बड़े परिवार का लड़का है, दिलीप यादव, और इसके बड़े भाई हैं संजय यादव। दिलीप की जो भाभी हैं उनकी छोटी बहन है प्रगति, जिससे दिलीप की शादी हो रही है। अब 5 मार्च को शादी होती है, 6 मार्च को प्रगति का गृह प्रवेश होता है, मतलब प्रगति अपने ससुराल आती है और 6 मार्च के बाद ये वापस मायके जाती है पग फेरे की रस्म के लिए। और चूँकि 14 मार्च को होली आ रही थी तो पहली होली की वजह से भी ये फिर वापस आके फिर होली पे मायके चली जाती है। अब 19 मार्च के दिन चूँकि दिलीप ने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी और 15 दिन की छुट्टी बीच में होली भी थी, इसलिए भी छुट्टी थी। इन छुट्टियों के बाद जब दिलीप वापस अपने कामकाज पर लगता है, वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है, अपनी हाइड्रोलिक मशीन्स लेकर अपनी साइट देखना, अपने टेंडर देखना, तो उसी दिन दिलीप दोपहर में अपने भाई संजय यादव से कॉल पे बात करता है। संजय पूछते हैं कि कब तक आएगा घर, तो दिलीप कहता है हाँ काम निपट गया सारा, मैं आ रहा हूँ। पर 2 लोग आए हैं मेरे पास और वो कह रहे हैं कि खाई में हमारी कार गिर गई है तो आपकी हाइड्रोलिक मशीन से हमारी कार निकाल दीजिए। तो बस वही काम निपटा के मैं आता हूँ। तो संजय, जो कि दिलीप के बड़े भाई हैं, फ़ोन पे कहते हैं कि ठीक है काम निपटा के आ जाओ घर। अब ये जो 2 लोग थे दोस्तों, ये 2 लोग नए लोग थे और ये एक रेस्टोरेंट में दिलीप का एड्रेस पता करके कि दिलीप रेस्टोरेंट में है, वहाँ जाके दिलीप से मिलते हैं, कहते हैं हमारी गाड़ी खाई में गिर गई है, निकाल दीजिए आपकी हाइड्रोलिक मशीन से। दिलीप कहता है चलो ठीक है। तो वो दिलीप अपनी हाइड्रोलिक मशीन लेकर ही जाने लगता है। अब ये जो 2 लोग थे इनमें से एक व्यक्ति कहता है कि अरे साहब पहले देख तो लो, आप बाइक से चलो, देख लो जहाँ पे हमारी गाड़ी गिरी है वहाँ पे निकल पाएगी भी या नहीं आपकी हाइड्रोलिक मशीन से हमारी कार, पहले देख के आ जाओ, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बाइक से जाके। तो दिलीप कहता है ठीक है चलो देखते हैं। अब जैसे ही दिलीप जाता है उस ओर जहाँ ये 2 नए शख्स थे, अनजान शख्स थे, लेकर के जा रहे थे, बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर गेहूं के खेत के बीच में ये दिलीप को गोली मारते हैं पीछे से और चाकू से कुछ वार करते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। पलट के नहीं देखते हैं, दोनों भाग जाते हैं। अब चूँकि गोली इस प्रकार से लगी थी कि अंदर ना धंसते हुए गोली घायल कर देती है, लहूलुहान कर देती है दिलीप को, और चीखता है दिलीप ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। तो जब ये ज़ोर से चीखता है तो अगल बगल के इक्का दुक्का लोग वहाँ पे आते हैं और जब इक्का दुक्का लोग वहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, पता नहीं किसने मार दिया, चाकू के निशान भी हैं गले पे। तो तुरंत उसको ले जाया जाता है CHC विधुना हॉस्पिटल। और जब पुलिस तक भी ये खबर पहुंचती है, आसपास के लोग जो वहाँ पे थे बताते हैं कि साहब यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस तफ्तीश करती है और दिलीप का जो फ़ोन है वो पुलिस अफसर के पास रहता है। अब दिलीप के बड़े भैया ये पूछने के लिए कि भाई टाइम हो गया, तुम घर कब आओगे, दिलीप के फ़ोन पर कॉल करते हैं तो ये फ़ोन उठाते हैं एक पुलिस अधिकारी। तो जब ये पुलिस अधिकारी फ़ोन उठाते हैं तो दिलीप के भाई घबरा जाते हैं कि भाई क्या हुआ, आप क्यों फ़ोन उठा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि भाई आपका जो भाई है उसको किसी ने गोली मार दी है, CHC विधुना अस्पताल में भर्ती है, आप जल्दी आ जाइए। तो यहाँ सभी शॉक हो जाते हैं, पूरा परिवार शॉक हो जाता है और भागते भागते पूरा परिवार पहुँचता है CHC हॉस्पिटल विधुना। देखते हैं भाई की हालत ख़राब है। इस हॉस्पिटल से कहा जाता है कि भाई यहाँ तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे, आप एक काम कीजिए, इनको ग्वालियर लेके जाइए। ग्वालियर रिफ़र कर दिया जाता है दिलीप को। अब जब ग्वालियर रेफ़र कर दिया जाता है तो ग्वालियर वाले भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है, आप जितना जल्दी हो सके इनको आगरा लेके जाइए। वहाँ से फिर आगरा ले जाया जाता है दिलीप को। आगरा में भी कहा जाता है कि भाई यहाँ इनका जो इलाज है वो संभव नहीं है, आप एक काम कीजिए, चिचोली मेडिकल कॉलेज इन्हें लेके जाइए। अब वहाँ से चिचोली मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, वहाँ पे दिलीप को भर्ती कराया जाता है। दिलीप का वहाँ पे इलाज चलता है। ज़िंदगी और मौत के बीच में दिलीप यहाँ पे लड़ रहा था। पर 21 मार्च ये हादसा हुआ, 19 मार्च को, 21 मार्च को लगभग 3 दिनों के बाद दिलीप ज़िंदगी और मौत के बीच जो झूल रहा था,
ज़िंदगी से हार मान लेता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दिलीप दम तोड़ देता है। ये खबर जैसे ही दिलीप के परिवार में पहुंचती है, प्रगति के परिवार में पहुंचती है, तो दुख का पहाड़ इनके परिवार पर टूट पड़ता है। शादी हुए अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए थे। 5 मार्च को इनकी शादी थी, 19 मार्च को यह हादसा हुआ और 22 मार्च को दिलीप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और शादी की दुल्हन की जो हाथ की मेहंदी थी वो भी नहीं उतरी थी और ये हादसा हो गया। यहाँ प्रगति सदमे में मानो चली जाती है, बहुत दुखी होती है, बदहवास हो जाते हैं पूरे परिवार वाले कि ये क्या हो गया। यहाँ घर पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं दिलीप के, प्रगति का परिवार भी आता है। दुख के सागर में सभी लोग डूब जाते हैं। यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से किसने मार दिया दिलीप को। अब जब यहाँ पुलिस तफ्तीश करती है कि भाई क्या हुआ होगा, क्योंकि गोली लगी है, ऑब्वियसली ये एक आपराधिक मामला है, किसी ने इस घटना को अंजाम दे के ये सब किया है। तो पुलिस लगती है तफ्तीश में। अब जब पुलिस तफ्तीश में लगती है तो वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बट जिस रेस्टोरेंट में वो जो 2 लोग मिले थे दिलीप को, जिन्होंने कहा था कि हमारी गाड़ी खाई में फंस गई, आप निकाल दीजिए, वो 2 लोगों से मिलता हुआ दिलीप नज़र आ जाता है। बट वो 2 लोग डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं सीसीटीवी कैमरे में, पर इतना समझ में आ जाता है कि दिलीप 2 लोगों से मिला है। अब पुलिस जो होती है उस एरिया के टावर्स, जिस टाइमिंग पे यह हादसा हुआ, क्योंकि दिलीप का जो सीसीटीवी फुटेज रेस्टोरेंट में मिलता है उस टाइमिंग से 2 से 3 घंटे की टाइमिंग के बीच के टावर की जो डिटेल्स होती है उस पर्टिकुलर जगह की, वो नंबर्स पुलिस जब निकालती है तो उसमें एक नंबर सामने आता है जो था रामजी नागर का। दोस्तों, ये रामजी नागर एक बहुत ही शातिर बदमाश है और इसके ऊपर 12 मर्डर केस चल रहे हैं और जेल जाना इसके लिए आम बात है, और फिलहाल ये ज़मानत पर छूटा हुआ था। तो जैसे ही पुलिस देखती है तो रामजी नागर का नंबर है, रामजी नागर तक पुलिस पहुंचती है। और जब पुलिस उसको धर दबोचती है और पूछताछ करती है, पुलिस अपनी वाली पे आके जब पूछताछ करती है तो फिर बताता है कि भाई ऐसा ऐसा है, इसने हमको बोला था, इन्होंने हमको बोला था कि जाके दिलीप को मार दो, तो हमने मार दिया। अब जब पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे रामजी नागर ने बता दिया है, मुंह खोल दिया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया, तो यहाँ दिलीप के घर पे जहाँ सब लोग इकट्ठा थे, और ये उसी दिन की बात है जिस दिन दिलीप इस दुनिया को छोड़कर गया, और पुलिस ने काफ़ी जल्दी एक्शन लेते हुए इस मामले को उजागर किया कि किसका हाथ है। पुलिस पहुंचती है इनके घर। अब इनके घर मातम पसरा हुआ था, और जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुंचती है तो देखते हैं कि प्रगति के परिवार वाले भी और दिलीप के पूरे परिवार वाले गम के सागर में डूबे हुए हैं। यहाँ पुलिस पहुंचती है और कहती है कि हमें प्रगति से बात करनी है, प्रगति से कुछ पूछताछ करनी है अकेले में। पुलिस की टीम प्रगति से जब पूछताछ करने की बात करती है तो दिलीप के घर वाले, प्रगति के घर वाले शॉक हो जाते हैं कि प्रगति से क्या पूछताछ करनी है। और 15 मिनट की पूछताछ के बाद पुलिस की टीम, जिसमें कुछ महिला पुलिस भी थी, वो प्रगति को गिरफ्तार करके उस घर से ले जा रही होती हैं। पुलिस की गाड़ी में प्रगति को बैठाया जाता है, और जब घर वालों के द्वारा विरोध किया जाता है कि अरे क्या कर रहे हो आप, हमारी बेटी को क्यों ले जा रहे हो आप, तब पुलिस कहती है कि देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। और एक चीज़ और, दिलीप, आपके बच्चे की मौत के पीछे हाथ है इन्हीं का, इन मैडम का, प्रगति जी का। तो ये जैसे ही पता चलता है पूरे परिवार को तो परिवार वाले शॉक हो जाते हैं कि ये क्या मामला सामने आ रहा है। अब सभी लोग हैरान परेशान, दुख के सागर में तो वैसे ही डूबे हुए थे। पुलिस ले जाती है थाने में प्रगति को। अब जब थाने में पुलिस ले जाती है प्रगति को, तो प्रगति को वहाँ पे कोई मिलता है। कौन मिलता है? प्रगति को मिलता है अनुराग। अनुराग कौन है ये मैं बताऊंगा, पर इन दोनों को एक और शख्स से मिलवाया जाता है जो था रामजी नागर। तो ये तीनों को अलग अलग पुलिस पकड़ के लेके आई थी थाने में, और जब तीनों एक दूसरे को देखते हैं तब सबको समझ में आ जाता है कि भैया अब हमारा भांडा पूरी तरह से फूट चुका है। यहाँ पे ये चीज़ सामने आती है कि जो अनुराग है वो प्रगति का लवर है। काफ़ी समय से प्रगति अनुराग को चाहती थी, पर ये एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, ट्रैक्टर चलाता है, और घर वालों से प्रगति ज़िद कर रही थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अनुराग से। और प्रगति के पूरे परिवार को पता था कि ये अनुराग से शादी की ज़िद कर रही है, पर घर वाले कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर चलाता है, कुछ नहीं करता, तो कहाँ उससे शादी की बात में लगी हुई है कि तू उससे शादी करेगी। घर वाले मना करते, नहीं तेरी शादी अनुराग से नहीं होगी। पर बहुत जब ज़िद की जाती है तो फिर प्रगति की जो दीदी होती हैं वो कहती हैं कि भाई हमारे जो देवर हैं दिलीप, उनसे इनकी शादी करवा दो मैडम जी की। तो प्रगति के पिताजी सोचते हैं कि बड़ी बेटी तो सेटल है,
अच्छे परिवार में, तो छोटी बेटी को भी उसी परिवार में सेटल कर दिया जाए और राज करेगी ये उस घर में, क्योंकि परिवार करोड़पति था दिलीप का, और दिलीप के जो बड़े भाई थे उनका पूरा परिवार, जहाँ दिलीप की भाभी और प्रगति की बड़ी बहन थी। यहाँ पे जब बोला जाता है परिवार वालों द्वारा कि नहीं तुम दिलीप से शादी करोगी प्रगति, तो यहाँ पे प्रगति अपने मायके में ही मिलती है अनुराग से किसी तरह से जुगाड़ करके, और वहाँ अनुराग से कहती है कि अनुराग घर वाले तो कह रहे हैं दिलीप से शादी करो, तो एक काम करती हूँ मैं शादी कर लेती हूँ दिलीप से। तो अनुराग कहता है कि क्या पागल जैसी बात कर रही हो, दिलीप से शादी करने की बात कर रही हो, तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी। बोले सुनो तो, मैं दिलीप से शादी करती हूँ, और कैसा हो कि दिलीप से मैं शादी करूँ और थोड़े ही दिन बाद दिलीप इस दुनिया में ना रहे, मैं दिलीप की विधवा बन जाऊँ। तो अनुराग कहता है कि ये क्या बात कर रही हो। फिर प्रगति कहती है कि देखो दिलीप से मैं शादी करती हूँ, जैसे ही शादी करूँगी तो तुम कुछ दिन बाद दिलीप को कहीं से किसी भी तरह से मरवा देना। अब वो तुम जानो कैसे तुम मरवाओगे, सब करवा देना। और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो दिलीप की विधवा कहलाऊंगी, और मेरे हिस्से में जितना भी कुछ आएगा दिलीप की वाइफ होने के नाते वो मिलूंगी। और विधवा का हाथ कौन थामेगा भाई, कोई विधवा का हाथ थामता नहीं है। ऐसे में तुम आना सामने हीरो बन के कि मैं थामूंगा इसका हाथ, और तुम मेरा हाथ थामना, लोगों की नज़र में भी तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी, तुम महान बन जाओगे कि भाई एक विधवा को अपना लिया, और अपना काम भी बन जाएगा। फिर खुशी खुशी अपन जो भी पैसा मुझे मिलेगा दिलीप के परिवार से वो लेके अपनी दुनिया बसाएंगे। क्यों, कैसा है प्लान। अनुराग कहता है कि अरे ये प्लान तो बहुत बढ़िया है, और इस पर रजामंदी हो जाती है दोनों की, अनुराग की और प्रगति की, कि हाँ हम इस घटना को अंजाम देंगे, ऐसा करेंगे। 5 मार्च को शादी होती है, और शादी के बाद ही प्रगति को इतनी जल्दी होती है कि जब शादी के बाद होली पर ये घर आती है और अनुराग से किसी तरह से मिलती है वापस से, तो अनुराग को 1 लाख रुपए देती है, क्योंकि प्रगति का जब गृह प्रवेश हुआ था, मुंह दिखाई हुई थी, पैर पुजाई की जो रस्म होती है जब दुल्हन पहली बार घर आती है, तो उसी में प्रगति को 1 लाख रुपए मिले थे मुंह दिखाई की रस्म में। तो वो 1 लाख रुपए ये ला के देती है अनुराग को कि लो, और सुपारी दो किसी को भी दिलीप की। तो अब अनुराग अपने कुछ बदमाश दोस्तों से कांटेक्ट करता है और पता लगाता है कि कौन है ऐसा जो सुपारी किलर हो और पैसे लेकर के दिलीप को रास्ते से हटा दे। तो ये अपने दोस्तों से बात करके रामजी नागर से कांटेक्ट करता है। रामजी नागर वही जिसने इस घटना को अंजाम दिया, जो प्रोफेशनल अपराधी है, 12 मर्डर केसेस जिसके ऊपर हैं, जो ज़मानत पे बाहर आया हुआ था। उससे जब अनुराग संपर्क करता है तो रामजी नागर कहता है कि भाई मुझे 1 लाख नहीं 2 लाख चाहिए, 2 लाख में काम करूँगा तुम्हारा, मेरा कोई केस है जिसको मुझे सुलझाना है, तो 2 लाख में तुम्हारा काम करूँगा भैया मैं। तो अनुराग अब अपनी तरफ से 1 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करके, और जो 1 लाख रुपए मुंह दिखाई की रस्म में जो प्रगति को मिला था और वो जो उसने ला के दिया था, दोनों मिला के 2 लाख रुपए रामजी नागर को देता है। रामजी नागर को जब 2 लाख रुपए मिल जाते हैं तो यहाँ पे बता दिया जाता है कि भाई जब भी वो घर से निकलेगा, प्रगति ने कहा था कि जब भी घर से निकलेगा मैं कॉल करके तुम्हें बता दूंगी, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ही अपन कांटेक्ट करेंगे। तो 19 तारीख को जब 15 दिनों की छुट्टी के बाद दिलीप बेचारा जब घर से निकला, और बहुत सीधा साधा दिलीप का नेचर था, किसी से कोई बैर नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और जब ये घटना हुई थी तो पुलिस ने पता करने की भी कोशिश की थी कि भाई कोई है जिससे दुश्मनी हो दिलीप की, तो पता लगा कि भाई ये बहुत सीधा साधा और बहुत सच्चा इंसान है। तो पुलिस का शक और गहरा गया था। तो 19 तारीख को जब ये घर से निकलता है अपने काम के लिए, तो कॉल करके तुरंत इत्तला कर देती है प्रगति अपने बॉयफ्रेंड अनुराग को कि हाँ निकल गया घर से। अब यहाँ पे जो अनुराग है वो कॉल करता है रामजी नागर को कि भाई हाँ निकल गया घर से, यहाँ यहाँ ये मिलेगा। ये लोग बाइक से जा कर के बहाना बनाते हैं कि खाई में हमारी गाड़ी गिर गई, आप चलो और बाइक से चलो देखने। और बाइक से जब वो दिलीप जाता है तो ये मौका पाकर दिलीप को गोली मारते हैं, चाकू से वार करते हैं और भाग जाते हैं। और 3 दिन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद ज़िंदगी से ये जो जंग थी दिलीप हार जाता है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। और जब ये तफ्तीश होती है पुलिस के द्वारा तो ये सारा मामला एक ही दिन में सामने आता है, और फिर से एक केस जिसमें एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश की, एक और मामला सामने आता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ का मामला सामने आया था, और अब ये मामला बैक टू बैक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये थी औरैया केस की पूरी कहानी, पूरा मामला। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो दिलीप था जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वो अपनी भाभी की बहन जो प्रगति थी जिससे उसकी शादी हुई थी, उससे पिछले 6 सालों से फ़ोन पे बात करता था। प्रगति बात करती थी दिलीप से,
और इनकी दोस्ती प्यार में भी बदल गई थी। दिलीप को लगता था कि मैं प्रगति से प्यार करता हूँ, बट प्रगति अनुराग से प्यार कर रही थी और इसको भी फ़ोन पे चला रही थी, मतलब दोनों को चला रही थी। और अनुराग से शादी करने के लिए, जो कि सिर्फ ट्रैक्टर चलाता है, करोड़ों की संपत्ति वाला, सीधा साधा बेचारा, अच्छे नेचर वाला दिलीप, उसको ये मौत के घाट उतार देते हैं। कहीं से कहीं तक मतलब आप सोच रहे हो कि जो अच्छा इंसान है उसको मार डाला, और एक ट्रैक्टर चलाने वाला, हालांकि कोई इंसान अपने काम से छोटा बड़ा नहीं होता, पर एक संपन्न परिवार को छोड़कर एक बदमाश शातिर जो इस तरह की घटना को मिल के प्लान कर रहा है और दिलीप को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, उससे शादी करना चाह रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या बीतेगी प्रगति की बड़ी बहन के ऊपर पूरी ज़िंदगी भर, जो कि दिलीप के बड़े भाई संजय यादव की बीवी है। पूरे ज़िंदगी भर वो ताने झेलेगी बेचारी कि तेरी बहन ने हमारे छोटे भाई को खा गई, ख़त्म कर दिया। तो ये था औरैया केस का पूरा मामला। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, शेयर कीजिए इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट करके बताइए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल द केस पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।